Studyplexity IAS। वेलकम एस्पिरेंट्स टू द स्टडीप्लेक्सिटी आईएएस चैनल। मेरा नाम सुजय सुकोमल है और इस प्लेटफॉर्म पर मैं ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस टेक का फैकल्टी हूँ। आपके समक्ष आया हूँ कुछ चीज़ों को लेकर। यह मेरा पहला लेक्चर है जिसमें ज्योग्राफी इंट्रोडक्टरी वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत लोग को कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग क्यों है हम यहाँ पर बात करेंगे। इस वीडियो में व्हाट इज ज्योग्राफी इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी कुछ चीजें समझा देता हूँ पॉइंटर्स में, फिर हम आते हैं व्हाट इज ज्योग्राफी पर। इस वीडियो में आपको कोर्स स्ट्रक्चर मिलेगा कि सभी लेक्चर्स आपको डिजाइंड मिलेंगे यूपीएससी एग्जाम के तौर तरीकों पर। यानी यूपीएससी एग्जाम में जैसे 3 स्टेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स और मेंस में तो खासकर ज्योग्राफी का रोल बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम्स की परीक्षा में आपको लास्ट 4 से 5 साल का जो ट्रेंड है आफ्टर 2020 क्या हुआ है कि ज्योग्राफी से अकेले 12 से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी 22 से लगभग 24 मार्क्स से लेके 28 मार्क्स के क्वेश्चंस ज्योग्राफी से ही पूछे जा रहे हैं 200 मार्क्स। और कट ऑफ जाता है प्रीलिम्स का 75 से लेके 90 के रेंज में आजकल। तो जनरली अगर आपको 25 मार्क्स लाने हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स। अब आते हैं मेंस पर। मेंस में भी जब हम बात करेंगे ना, तो मेंस में 2 पेपर है एक्चुअल में, GS1 और GS3। आपको पता होगा GS1 में जो है वो फिजिकल ज्योग्राफी डायरेक्टली है। GS3 में कुछ पार्ट है जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है। ये सब चीजें मैं दिखाऊंगा जब सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि GS1 का जो पेपर है वो ज्योग्राफी के लिए डेडिकेटेड है। GS3 में भी कुछ पार्ट्स है जो ज्योग्राफी है और कुछ पार्ट्स है जो इन्वायरमेंट का है। लेकिन GS1 का जो 250 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 75 से लेके 100 मार्क्स सिर्फ ज्योग्राफी से आ रहे हैं। तो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए ज्योग्राफी, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। थोड़ा लंबा वीडियो होगा जरूर, लेकिन यह आपको एक लीड दिला सकता है खासकर प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। हम कोर्स स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे इस वीडियो में, सिलेबस डिस्कशन की भी बात करेंगे, एक इंटीग्रेटेड मॉड्यूल पे बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ प्रीलिम्स पास कर जाना है, ऐसा नहीं है। हम मेंस की तैयारी करेंगे और प्रीलिम्स को इंटीग्रेट तरीके से पढ़ेंगे ताकि दोनों एग्जाम हम निकाल पाए। साथ ही हमें करेक्ट अप्रोच पे बात करेंगे कि आखिर वो करेक्ट अप्रोच क्या है। करेक्ट अप्रोच आपको तभी मिलेगा जब आप यूपीएससी एग्जाम निकालने की सीरियस तरीके से तैयारी करेंगे। और सीरियस तरीका की तैयारी तभी होती है जब आप सिलेबस को गो थ्रू करते हैं और जब आप एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को गो थ्रू करते हैं। पीवाईक्यूज से मेरा मतलब है कि प्रीलिम्स का पीवाईक्यू और यहाँ पर आपका मेंस का भी पीवाईक्यू। तो इस वीडियो में करीब आपको 15 से 20 क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा, जहां पर प्रीलिम्स से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और कहा मेंस से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम उतना स्पेसिफाइड एग्जाम नहीं है, उसका सिलेबस भी मैं आपको दिखाऊंगा उतना ज़्यादा स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन मेंस का सिलेबस खास तौर पे स्पेसिफाइड होता है यूपीएससी में। तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से एक इंटीग्रेशन समझ में आएगा कि कौन चीजें स्पेसिफाइड नहीं है तो हमें कैसी तैयारी करनी है। द थिंग्स विच आर स्पेसिफाइड वी हैव टू डू व्हाट फॉर देम। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे इस पूरे वीडियो में। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा सोर्सेज, यानी बुक्स आपको बताऊंगा कि कौन से किताबें हैं जो आपको पढ़नी है। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटीज, कौन से एनसीईआरटीज ज्योग्राफी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से एनसीईआरटीज हमें नहीं पढ़ने हैं, कौन से एनसीईआरटीज अच्छे से पढ़ना है, कौन सा रेफरेंस बुक हमें पढ़ना है। फॉर एग्जांपल जीसी लोइंग, आपने नाम सुना होगा। अलग अलग किताबें आती हैं ज्योग्राफी में, सविंदर सिंह की किताब आती है, माजिद हुसैन की आती है, एलन स्ट्रॉलर की आती है। तो ये सभी चीजें मैं आपको बतलाऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले कि व्हाट इज ज्योग्राफी से। सबसे पहले हमें यही चीज देखना है कि ज्योग्राफी आखिर है क्या, हम पढ़ क्यों रहे हैं। जब हम इसकी बात करते हैं कि व्हाट इज ज्योग्राफी, तो आपको भी पता होगा कि ज्योग्राफी एक बहुत ही पुराना सब्जेक्ट, आज का सब्जेक्ट नहीं है। करीब 2200 साल पुराना सब्जेक्ट। अब कोई सब्जेक्ट 2200 साल पुराना होगा तो जटिल तो हो ही जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स तो हो ही जाएगा। वैसे भी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट है, फिजिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो इसे एक ब्रिज बोला जाता है, मतलब एक पुल बोला जाता है। समझते हैं ना, ब्रिज दो चीजों को जोड़ता है। तो वैसे ज्योग्राफी दो चीजों को हमेशा से जोड़ता आया है। उसमें से पहला जो चीजें है वो फिजिकल साइंस है, यानी फिजिक्स से रिलेटेड फिजिकल साइंसेज या फिर केमिस्ट्री से रिलेटेड। और दूसरा चीज जो है वो सोशल साइंस या ह्यूमन साइंस आप बोल सकते हैं।
तो ये दोनों के बीच में एक ब्रिज स्थापित करता है। बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट है, इसको समझते हैं कि ज्योग्राफी है। आप लोगों ने जब आकाश की तरफ ऊपर देखा होगा कभी भी, जीवन में तो देखा ही होगा, तो शुरू से आपको ही नहीं पूरे ह्यूमंस को ही फैसिनेट करते आया है आकाश, ब्रह्मांड, स्पेस जो हम जानते हैं। सूर्य दिखता है, तारे दिखते हैं, नक्षत्र हमें दिखते हैं, पृथ्वी दिखती है। आखिर ये पृथ्वी ऐसी क्यों है जैसी हमें दिखती है? वाटर क्यों है पृथ्वी पर? या फिर माउंटेन्स क्यों है? ये सवाल हमारे ज़हन में आता है और ह्यूमंस के ज़हन में ये सवाल शुरू से आता रहा, करीब 2000 साल पहले से। तभी तो ज्योग्राफी की आप एविडेंसेस की जब सर्च करिएगा कि आखिर पृथ्वी बना कैसे, पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल कैसे हुआ, तो वेदास में चले जाइए, वहां भी आपको ज्योग्राफी के एविडेंसेस मिलेंगे। आप बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट एरा में चले जाइए तो वहां पे आपको ग्रीक्स के रूप में ज्योग्राफी के एविडेंसेस मिलेंगे, ग्रीक स्कॉलर्स के रूप में। उसके बाद आप देखिएगा रोमन्स में आपको मिलते हैं। उसके बाद 19th सेंचुरी आते आते ज्योग्राफी एक डिसिप्लिन बन के उभरता है, मतलब एक इंटीग्रेटेड मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में इसकी पहचान होती है 19th सेंचुरी में। लेकिन तब तक ज्योग्राफी से सभी लोग फैसिनेट होते रहते हैं कि आखिर ये सब्जेक्ट क्या है। तुमने सूर्य को देखा, तो सूर्य को देखा तो इतना गोल कैसे है, चमक कैसे रहा है, इसके बारे में जानना होगा कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की संरचना कैसे हुई, हाउ दिस अर्थ इज मेड अप ऑफ, एटमॉस्फेयर इसमें क्या है, गैसेस क्या है, जिस सतह पे हम चल रहे हैं वो सतह किस चीजों से बना है, मिट्टी कैसे बनी, एग्रीकल्चर कैसे पॉसिबल है। सभी चीज तो ज्योग्राफी ही है ना हमारे आसपास। चारों तरफ आप नजर दौड़ाइएगा तो आपको ज्योग्राफी ही दिखेगा। तो ज्योग्राफी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप इसके फिजिकल एस्पेक्ट, ये जो फिजिकल साइंस है ना, इसमें कुछ थ्योरीज है, इन थ्योरीज को आप समझ लीजिएगा तो आप आसानी से ज्योग्राफी को समझ सकते हैं। सोशल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज के बीच का ब्रिज है। अब यहीं पर ज्योग्राफी का डेफिनेशन आता है कि ज्योग्राफी में फिजिकल साइंसेज जब मैं बात कर रहा हूं तो एक नेचर के रूप में मैं बात कर रहा हूं, और सोशल साइंसेज जब मैं बात कर रहा हूं तो एज ए ह्यूमंस के रूप में बात। तो अगर ह्यूमंस और नेचर के बीच एक इंटर कनेक्शन को ही हम ज्योग्राफी की स्टडी बोलते हैं। बेसिक किताबों में आपको डेफिनेशन मिलेगा कि जियो मतलब अर्थ, ग्राफी मतलब स्टडी, तो यानी अर्थ की स्टडी करना ग्राफिकल वे में या फिर रिप्रेजेंटेशन करना ही ज्योग्राफी है। लेकिन ज्योग्राफी सिर्फ यह चीज नहीं है, इसको समझिएगा। ज्योग्राफी नेचर और ह्यूमन के बीच एक इंटर कनेक्शन को समझने का सब्जेक्ट, और कैसे नेचर ह्यूमन को प्रभाव डाल रहा है और कैसे ह्यूमन नेचर पे प्रभाव डाल रहा है, इफेक्ट डाल रहा है, इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है दोनों के बीच में, उसी की अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? एटमॉस्फेयर दिख रहा है लिखा हुआ, एक दिख रहा होगा हाइड्रोस्फेयर और एक दिख रहा होगा लिथोस्फेयर। ये सब चीजें हम क्लास 4, 5, 6 ये सब किताबों में पढ़ते हैं जब हम बच्चे होते हैं। सभी ने पढ़ा होगा वायुमंडल एटमॉस्फेयर, सभी ने पढ़ा होगा लिथोस्फेयर स्थल मंडल, सभी ने पढ़ा होगा हाइड्रोस्फेयर जल मंडल। लेकिन हमारे दिमाग में उस वक्त ये क्वेश्चन नहीं आया कि कैसे ज्योग्राफी इससे लिंक्ड अप है। लेकिन आज जरूर आ रहा है जब हम ज्योग्राफी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं एक एग्जाम निकालने के लिए, यूपीएससी। लेकिन जब हम बेसिक चीजों को ही नहीं समझेंगे तो आगे यूपीएससी में जैसे एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं ना, मैं दिखाऊंगा इस स्लाइड में आपको कैसे एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी मेंस में, प्रीलिम्स में भी। आगे इस वीडियो में मैं आपको सब चीजें दिखाऊंगा, धैर्य बना के रखिएगा। तो यहाँ पर समझिएगा कि एटमॉस्फेयर आखिर है क्या। एक गैस का इन्वेलप है। अगर आप आकाश में देखते हैं तो क्या दिखता है हमें? गैसेस, हमें पता है ना कि गैसेस है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, और ये सब का लेयर है। एक अगर ये पृथ्वी है तो इस पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर है एटमॉस्फेयर, उसकी हम स्टडी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर को अगर हम स्टडी करेंगे ज्योग्राफी के टर्म्स में तो इसी चीज डिराइव हो जाता है आपका क्लाइमेटोलॉजी में। यानी क्लाइमेटोलॉजी, लॉजी मतलब साइंस होता है, और क्लाइमेट तो आपको पता ही है, क्लाइमेट, वेदर, ये सब टर्म्स तो आपको पता ही है। तो जैसे ही हम एटमॉस्फेयर का स्टडी करेंगे ना कि एटमॉस्फेयर में कैसे विंड बहता है, क्या पैटर्न है विंड का, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही हवा क्यों, पवनें क्यों चलती हैं, या फिर एयर प्रेशर क्या है, हीट और मॉइस्चर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों नहीं है, अगर सूर्य से
मान लीजिए अगर सूर्य से रोशनी आ रही है पृथ्वी पर, तो इक्वल रोशनी क्यों नहीं आ रही? इक्वल रोशनी जब मैं कह रहा हूं, तो जब रोशनी निकल रही है तो उतना ही अमाउंट पृथ्वी पर क्यों नहीं आ रहा है? इसके बीच में एटमॉस्फेयर है, तो कुछ चीजें एब्जॉर्ब होती हैं, कुछ चीजें रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं सनलाइट। तो ये सब स्टडी हम कहाँ करते हैं? क्लाइमेटोलॉजी में। और क्लाइमेट की स्टडी तभी पॉसिबल है जब हम एयर, प्रेशर सिस्टम, इन चीजों को समझ जाएंगे। हम समझ जाएंगे कि कहाँ पर पूरे पृथ्वी में अगर इक्वेटर 0 डिग्री है, तो इक्वेटर के आसपास जो देश हैं, जैसे कैरिबियन आइलैंड्स का नाम आपने सुना होगा, वेस्ट इंडीज, जैसे मलेशिया का नाम आपने सुना होगा, तो ये सब में ज्यादा गर्मी थ्रू आउट द ईयर क्यों पड़ती है? आखिर पोल वाले रीजन में ही ठंड क्यों पड़ती है इतना ज्यादा? ये सब का आंसर हमें मिलता है जब हम एटमॉस्फेयर का स्टडी करते हैं और उससे रिलेटेड क्लाइमेट पैटर्न्स का स्टडी करते हैं, वेदर सिस्टम का स्टडी करते हैं। वैसे ही लिथोस्फेयर में हम स्टडी करते हैं जो रॉक्स सिस्टम डेवलप हुआ है। जब पृथ्वी बनी तो किन चट्टानों से बनी, उन चट्टानों से कैसे बनी, ये सब चीजों का हम आंसर करते हैं जब हम लिथोस्फेयर पढ़ते हैं। तो इसमें हम रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर रॉक्स से कैसे मिट्टी बनी, सॉइल्स बना, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। सॉइल्स बना तभी तो एग्रीकल्चर पॉसिबल है। तो आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा यहाँ पर कि हम सिर्फ यह नहीं पढ़ रहे हैं कि ऐसा यहाँ पर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि एटमॉस्फेयर में कोई घटना हुई, मान लीजिए क्लाउड बर्स्ट हो गया, कहीं पर बादल फट गया ऊपर में, आपने सुना होगा हिमाचल प्रदेश कहीं पे बादल फट जाता है। तो वहां पे जब बादल फट गया तो एग्जैक्ट हम इस इवेंट को एज एन इवेंट नहीं देख रहे हैं, हम ज्योग्राफी में क्या चीजें देख रहे हैं यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम इस चीज को देखें तो ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई, वेयर एंड हाउ। यानी अगर मान लीजिए कोई भी इवेंट हुआ, अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, तो क्यों हुआ भूकंप? इसके पीछे कोई एक कॉज होगा, एक प्री कंडीशन होगी, प्री रिक्विजिट होगी। ये सब चीजें मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर वेयर, कहां पर ये हुआ है, किन जगहों पे हुआ है, किन जगहों को इम्पैक्ट कर रहा है, और हाउ, कैसे ये हुआ है, कैसे पॉसिबल हुआ कि वहीं पर ये हुआ है। तो इन सब चीजों का आंसर ही हमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट की इंटरेस्टिंग चीजों में ढकेल देता है या बेबस कर देता है, जानने के लिए, समझने के लिए कि आखिर ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी एक मॉडर्न डिसिप्लिन है विथ एंशिएंट रूट्स, इसीलिए हम इसमें सभी नेचुरल साइंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं। ये सोचिए ना कितना पुराना नेचुरल साइंस होगा लिथोस्फेयर रॉक्स, उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। वैसे ही हाइड्रोस्फेयर में हम ओशियंस के बारे में पढ़ रहे हैं, रिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्लेशियर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सभी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब लिथोस्फेयर में हम जब ज्योग्राफी टर्म्स में बात करेंगे तो हमेशा ज्योग्राफिकल टर्म में आपको सब चीजें याद होनी चाहिए। जैसे क्लाइमेटोलॉजी होगी एटमॉस्फेयर की, वैसे ही लिथोस्फेयर जब हम पढ़ेंगे तो इसी को ज्योग्राफी में बोल दिया जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। वैसे ही हाइड्रोस्फेयर को क्या बोल दिया जाता है? ओशियोनोग्राफी। तो ये सब पार्ट हैं, ये सब मॉड्यूल्स आएंगे जो ज्योग्राफी के सिलेबस में आपको दिखेंगे, और इन्हीं का स्टडी क्या है? ज्योग्राफी है। अब एटमॉस्फेयर ये आपको दिख रहा होगा गैस, लिथोस्फेयर रॉक, और हाइड्रोस्फेयर वाटर। इन तीनों के बीच में एक म्यूचुअल स्फेयर दिख रहा होगा जहां से इस तीनों चीज कुछ ना कुछ यहाँ पे मिला हुआ है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बायोस्फेयर। हम ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी लिविंग बींग्स है वो उस बायोस्फेयर में आते हैं। हमें क्या चाहिए? कुछ चीजें एटमॉस्फेयर से चाहिए जिंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन। वैसे ही कुछ चीजें लिथोस्फेयर, सॉइल, मिट्टी नहीं रहेगी तो हम क्या उपजाएंगे, क्या एग्रीकल्चर होगा, क्या खाएंगे? वैसे ही अगर पानी नहीं रहता तो हम कैसे जिंदा रहें? तो हम सभी स्फेयर से, सभी रियाल्म्स से कुछ ना कुछ चीजें ले रहे हैं। तो वी आर इन द बायोस्फेयर, और हम सभी स्फेयर से, बाकी रियाम से चीजों को ले रहे हैं। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो किताबों में नहीं मिलता है, मैं आपको समझाता हूँ। अब जब मैंने आपको बताया था कि फिजिकल साइंसेज और सोशल साइंसेज का ही ब्रिज क्या है, स्टडी क्या है, ज्योग्राफी। तो यहाँ पर जब ह्यूमंस आए ना इस अर्थ पर, तो उन लोगों ने क्या स्टार्ट कर दिया? चीजों को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया। आपने एक एंथ्रोवर्ड्स सुना हो, तो जो भी मैन मेड चीजें होती हैं उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया। मान लीजिए पृथ्वी पर सब कुछ सही चल रहा था, जब पृथ्वी बनी होगी तो ऐसी नहीं होगी जैसा आज दिख रहा है। या फिर वर्ल्ड मैप जो आप देखते हैं, नक्शा देखते हैं, और भारत का नक्शा देखते हैं, वैसा नहीं था जैसा आज दिख रहा है।
इंडिया का यह वाला जो पार्ट है ट्रायंगुलर पेनिनसुलर इंडिया, ये आपका यूरेशियन प्लेट से आके टकराया था, तब हिमालयस का फॉर्मेशन हुआ। पहले ये ट्रायंगुलर पार्ट गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो इस चीज को समझिएगा कि जब मैन मेड एक्टिविटीज ज्यादा हो जाती है, आपने सुना है ना कि जैसे हम ज्यादा एसी का यूज करने लगते हैं, रेफ्रिजरेटर्स का यूज करने लगते हैं, ज्यादा फोसिल फ्यूल्स का यूज करने लगते हैं, कार्स ज्यादा चलाने लगते हैं सिटीज में, तो उससे पॉल्यूशन होता है और उसी पॉल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जो एक ग्रीन हाउस गैस। तो उन सभी एक्टिविटीज से, मैन मेड एक्टिविटीज के कारण क्या होता है कि डिस्टर्बेंस जो है नेचर और ह्यूमन के बीच का रिलेशनशिप वो खतरे में आ जाता है और उसी खतरे की वजह से सभी सिस्टम बिगड़ जाता है। तो मान लीजिए ह्यूमंस आते हैं और उन्होंने अपने सुख सुविधाओं के लिए रोड्स बना दिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या बना दिया? रोड्स बना दिए, बड़े बड़े सिटीज बना दिए, मेट्रोपॉलिटन सिटीज बना दिए, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर है। तो वहां पर क्या होगा, एक लिमिटेड जगह पर ज्यादा लोग आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, अब वो रिसोर्सेज कंज्यूम करने के लिए प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा, तो वाटर स्कैसिटी होने लगेगा, तो क्लाइमेट चेंज की तरफ हम जाने लगेंगे। तो ये सब स्टडी हमें तभी पता चलता है जब ह्यूमन इन चीजों को डिस्टर्ब करता है। अब ह्यूमन इन सब चीजों का यूज करके मैन मेड तरीकों से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके जो बैलेंस को बिगाड़ेगा, उसी को हम स्टडी को क्या बोलते हैं? एंथ्रोस्फेयर बोलते हैं। अगर ह्यूमन एक ऐसा स्फेयर क्रिएट कर दे रहा है जिसमें उसके एक्टिविटीज के कारण प्रॉब्लम क्रिएट हो, और आपको अभी तक तो यह चीज पता चल गया होगा कि ज्योग्राफी में सिर्फ हम नेचुरल साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एटमॉस्फेयर या फिर क्लाइमेटोलॉजी की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम वेदर पढ़ रहे हैं, या फिर जिसमें हम सिर्फ लिथोस्फेयर की बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम जियोमॉर्फोलॉजी के तत्व पढ़ रहे हैं, रॉक्स पढ़ रहे हैं। हम साथ साथ इम्पैक्ट भी देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इम्पैक्ट कहाँ देख रहे हैं? हमारे लाइफ में। अगर हम पॉल्यूशन ज्यादा करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगा, तो उससे असर हमको पड़ेगा, ह्यूमंस को पड़ेगा। जो लिविंग बींग्स हैं, जो आपके फिशेज हैं, क्यों मर रहे हैं ओशियंस के अंदर? ओशन एसिडिफिकेशन क्यों राइज हो रहा है? कोरल रीफ्स न्यूज में रहता है। तो इन चीजों को समझिएगा कि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल साइंस नहीं है। ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट स्टडी ऑफ फिजिकल साइंस हो सकता है। हम यहाँ पे एटमॉस्फेयर, नेचर को स्टडी कर रहे हैं, लिथोस्फेयर, रॉक्स पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोस्फेयर में ओशियंस को स्टडी जरूर कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हम ह्यूमंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, लिविंग बींग्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन सब चीजों की स्टडी को, इंटरैक्शन को ही ज्योग्राफी सब्जेक्ट समझिएगा, ना कि ज्योग्राफी को एक छोटी सी इकाई समझिएगा। तब मजा आएगा, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा, ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। आइए आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम देखते हैं कि कैसे चीजें चलेंगी। अब इसके बाद जब हमने यह चीज समझ लिया है, तो आते हैं थोड़ा कोर्स देख लेते हैं, कोर्स पे थोड़ा नजर बनाते हैं कि आखिर ये कोर्स है क्या जो मैंने डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पे मॉड्यूल्स मैंने डिजाइन किए हैं: फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अभी मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी नहीं पढ़ना है, ह्यूमन एस्पेक्ट भी पढ़ना है, यानी ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ना है। तो ह्यूमन पे क्या सोशल प्रभाव पड़ रहा है, क्या इकोनॉमिक प्रभाव पड़ रहा है, ह्यूमन पे क्या अलग टाइप के इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, सब चीजें हमें जानना पड़ेगा। बिहेवियरल पैटर्न क्या है उस चीज से। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा चीज बताता हूँ, यह इंडिया है और इंडिया में आपको पता होगा पंजाब से लेके बिहार तक नॉर्दर्न प्लेन्स है। अब यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो एलिवियल सॉइल पाई जाती है, सभी को पता है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और उसके कारण यहाँ पर जब मिट्टी उपजाऊ रहेगी तो क्या होगा, मान लीजिए कि सॉइल का प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो एग्रीकल्चर भी सरप्लस होगा। अब एग्रीकल्चर भी जब सरप्लस होगा, सॉइल की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो जनरली यहाँ पे पॉपुलेशन क्या होगा? ज्यादा पॉपुलेशन रहेंगे, ज्यादा पॉपुलेशन दिखेगा या कम पॉपुलेशन दिखेगा? ज्यादा एग्रीकल्चर है, जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन भी ज्यादा होगा। इसलिए पूरे इंडिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन रनिंग फ्रॉम द पंजाब टुवर्ड्स द बिहार और असम का भी पार्ट, वहां पे पॉपुलेशन हमेशा ज्यादा हो। इन आप कंपेयर करके देख लीजिएगा, लद्दाख चले जाइए, माउंटेन रीजन है, वहां पे सॉइल उतना फर्टाइल नहीं है, हार्श कंडीशंस है, क्लाइमेट बहुत हार्श है, तो रहना मुश्किल है वहां पे।
इसलिए ज्योग्राफी कैसे एक सोशल बिहेवियर पैटर्न सभी चीजों को प्रभावित कर रहा है, आप समझ रहे हैं। तो इसी हिसाब से हम ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे, उसमें इकोनॉमी के भी एंगल पढ़ेंगे और साथ ही साथ डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज समझिएगा कि यह जो कोर्स मैंने आपके लिए डिजाइन किया है, यह तभी आपको समझ में आएगा जब आप इस चीजों को समझिएगा, जब आप इन चीजों को समझिएगा, यूपीएससी के सिलेबस को। अब यूपीएससी का सिलेबस है यहाँ पे प्रीलिम्स का। यह सिलेबस अपने आप में स्पेसिफाइड नहीं होता है। प्रीलिम्स का सिलेबस ये आपसे कह रहा है कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसके बाद ये आपसे बोलना चाह रहा है फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। सॉरी, ये बोर्ड थोड़ा काम नहीं कर रहा, प्लीज। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, आपका सोशल, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। यानी प्रीलिम्स में बस लिख दिया है कि ये आपको पढ़ना है, कुछ चीजें ही नहीं बताया, ब्लर्ड रखता है प्रीलिम्स हमेशा। तो मैं आपको बताऊंगा अभी पीवाईक्यूज से और चीजें क्या पढ़ना है। बेसिकली आप समझिए कि जो भी फिजिकल एस्पेक्ट्स है, यानी जो भी नेचुरल चीजें आपको दिख रही हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स दिखता है, प्लेटूज दिखता है, अलग अलग चीजें दिखती हैं, उस सभी चीजों का अध्ययन हमें करना है। सोशल चीजों का अध्ययन करना है, इकोनॉमिक चीजों का अध्ययन करना है। जैसे मैंने आपको भी रिलेट किया ना कि इंडो गैंगटिक प्लेन्स में क्या है, एलिवल सॉइल है, वहां पे कोई माउंटेन्स नहीं है, तो उसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या होगी, अच्छी होगी, पॉपुलेशन अच्छा होगा, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा। उसी तरह से हमें इंडिया का भी पढ़ना है और पूरे वर्ल्ड का भी पढ़ना है यूपीएससी में। इसके अलावा जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये GS3 का पार्ट है जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा है। क्यों लिखा है मैं बताता हूँ। GS3 मेंस मैंने बोल दिया, ये प्रीलिम्स का ही पार्ट है। ये आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये जो पार्ट है ये प्रीलिम्स का ही पार्ट है, लेकिन प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट के कंबाइंड भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसकी वजह से दिक्कत क्या होता है ना कि स्टूडेंट को कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन ज्योग्राफी का है या फिर इन्वायरमेंट का है, वहां पे वो गड़बड़ कर सकता है। लेकिन मैं जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें ज्योग्राफी इन्वायरमेंट से रिलेट करके ही आपको पढ़ाऊंगा। अभी तक आपने क्लास सुना होगा अगर, तो समझ में आया होगा कैसे मैं एक इंटरलिंकेज स्थापित कर रहा हूँ इवन ज्योग्राफी के विद इन मॉड्यूल्स में। अभी बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कैसे हिस्ट्री, इकोनॉमिक, सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हैं ज्योग्राफी से खासकर। वैसे ही अगर आप ज्योग्राफी नहीं समझ रहे हैं अच्छे तरीके से तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है या फिर बायोडाइवर्सिटी पे इसका असर क्या पड़ रहा है। ये सब चीजें समझने की होती है। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सब चीजें पढ़ेंगे और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हम मेंस के सिलेबस की ओर आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए, जानना बेहद जरूरी है आपको कि मेंस में आखिर यूपीएससी आपसे क्या जानना चाहता है। मेंस का जो सिलेबस होता है बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड होता है, इसलिए यहाँ पे यूपीएससी ने साफ लिख दिया है सैलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। अब इसने बहुत चतुराई से लिख दिया सैलेंट फीचर्स। सैलेंट फीचर्स में कुछ भी आ सकता है, जो भी नेचुरल चीजें हैं, जो भी आपको दिख रहा है। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, जो भी लैंडफॉर्म्स आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो भी लैंडफॉर्म्स आपको दिख रहे हैं, लैंडफॉर्म्स में मैं क्या बात कर सकता हूँ, माउंटेन्स, मैं क्या बात कर सकता हूँ तो आपसे प्लेटूज, आपसे क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, ओशियंस। तो ये सभी चीजों का स्टडी हमें करना पड़ेगा फिजिकल ज्योग्राफी में, वही मेंस का सिलेबस है। अब कोर्स स्ट्रक्चर में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज है अक्रॉस इंक्लूडिंग साउथ एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि इंडिया कहाँ पे लाई करता है, इक्वेटर से ये ऊपर है 0 डिग्री से, तो इसके आसपास साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारे देश आते हैं, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश, ये सब। तो ये सभी का स्टडी हमें करना पड़ेगा कि वहाँ पे क्या की नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग यह है चीज समझना कि जब तक आप फिजिकल ज्योग्राफी नहीं समझिएगा, यानी जब तक आप चार चीजें खासकर, पहला जो मैंने आपको बताया था क्लाइमेटोलॉजी, दूसरा मैंने आपको बताया था जियोमॉर्फोलॉजी, याद करिएगा, और तीसरा मैंने आपको बताया था क्या, ओशियोनोग्राफी, और चौथा आपको बोला था कि ये तीनों स्फेयर्स का एक कॉमन स्फेयर है जहां पे हम जिंदा हैं, वो चौथा क्या है हमारा, बायोस्फेयर, यानी उससे रिलेटेड है बायो जियोग्राफी। तो यह चार चीज का स्टडी जब आप कर लीजिएगा कि यहाँ पे क्या नेचुरल चीजें प्रेजेंट हैं, ये ह्यूमन पे क्या असर डालती हैं। माउंटेन्स अगर एक जगह क्रिएट हो गया फॉर एग्जाम्पल,
तो माउंटेन एरियाज में पॉपुलेशन क्या ज़्यादा होगा, क्या कम होगा, कैसे कंडीशंस होंगे क्लाइमेट के, ये सब स्टडी जब आप समझ लीजिएगा, ओशियंस का आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि कैसे ओशियंस के अंदर भी माउंट एवरेस्ट से भी ऊँचे-ऊँचे पहाड़ हैं, उन्हें हमें पढ़ना है ओशियनोग्राफी में। तो ये सब ओशन करेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है, जो बहुत फेवरेट टॉपिक है। कैसे करेंट्स फ्लो होते हैं सरफेस पे ओशन। तो ये सब चीज़ें जब आप पढ़िएगा, फिर बायोज्योग्राफी में जब आप सॉइल और वेजिटेशन पढ़िएगा कि कहाँ की मिट्टी कैसी बनी है और कौन सा एग्रीकल्चर वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, किन क्लाइमेट की वजह से ये सब चीज़ें पॉसिबल हुई हैं, सभी का ग्रुप वाइज स्टडी करने के बाद आपको ये सेकेंड चीज़ समझ में आए। समझिएगा इस चीज़ को, पहला जो पॉइंट है, यह बात कर रहा है नेचुरल साइंस का, फिजिकल ज्योग्राफी का, नेचर का, नेचर के स्टडी। और दूसरा जो पॉइंट है वह बात कर रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी का। और ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ज्योग्राफी में ह्यूमन ज्योग्राफी भी हमें पढ़ना है। तो हाँ जी, पढ़ना है, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर ही तो हमें पता चलेगा ना कि नेचुरल रिसोर्सेज अगर साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया की तरफ हैं, तो वहाँ पे आदमी कैसे रहते हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न क्या है। फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा कि पुरवैया जो हवा है वो भोजपुर रीजन में, खासकर वेस्टर्न बिहार और ईस्टर्न यूपी में क्या प्रभाव डालती है। तो वो प्रभाव डालती है जब साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में आता है जून के वक्त, जून जुलाई में। तो उस वक्त क्या होता है, बारिश अच्छी होती है। बारिश जब अच्छी होती है तो हमारा पहनावा क्या होता है, क्लोथ्स, हम स्वेटर थोड़ी पहन लेंगे उस टाइम। हम क्या पहनेंगे, लाइट शर्ट्स पहनेंगे, कॉटन शर्ट पहनेंगे। उस वक्त ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है। तो कैसे सोशल बिहेवियरल पैटर्न हो रहा है, खाना हम क्या खाएंगे उसमें। तो ये सब चीजें उसी चीजों से डिराइव हो रही है। एग्जाम्पल देके मैं इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। फिर आता है यहाँ पर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। यानी यह इकोनॉमिक्स का पार्ट है। आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर आता है प्राइमरी सेक्टर के अंदर। भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे कृषि अच्छा खासा होती है। और आपको ये पता है कि भारत में कृषि होने का कारण है कि मानसून अच्छा खासा आता है भारत। तो मानसून जब आता है तो वहां पर कहाँ पर मानसून ज्यादा अच्छा आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, आपने चेरापूंजी का नाम सुना होगा, मेघालय में। तो वहां पे बारिश बहुत होती है। तो वहां पे कौन सा क्रॉप होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो राइस। तो वहां पे कौन सी एक्टिविटी हो रही है, प्राइमरी एग्रीकल्चर ज्यादा हो रहा है। तो ये सब स्टडी कैसे इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, आपको समझ में आ रहा होगा ना, कैसे ज्योग्राफी से इकोनॉमिक्स रिलेट कर रहा है यूपीएससी ह्यूमन ज्योग्राफी में। वैसे ही इंडस्ट्रीज है। अब मान लीजिए कोई ऐसा जगह है जहां पर पॉसिबल ही नहीं है कि एग्रीकल्चर हो, तो वहां पे हम कुछ और इंडस्ट्रीज लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो वेट लूजिंग इंडस्ट्रीज होती है, आपको पढ़ना होगा। वेट लूजिंग मतलब शुगर केन, आपने नाम सुना होगा। अब जो गन्ना होता है, ये गन्ना मान लीजिए महाराष्ट्र के रीजन में उपज रहा है या यूपी के रीजन में उपज रहा है ज्यादा। तो वहां पर जनरली हमें क्या देखने को मिलता है कि गन्ना की जो मील्स होती है, जहां पे गन्ना के मिल्स स्थापित किए जाते हैं, कारखाने, वो गन्ना जहां पे प्रोड्यूस होता है उसके अगल बगल ही स्थापित किए जाते हैं। क्योंकि वो, आपने सुना होगा वेट लूजिंग इंडस्ट्री, यानी जब रॉ मटेरियल गन्ना को आप ढो के ले जाएगा, मान लीजिए महाराष्ट्र में आपका गन्ना ज्यादा हो रहा है और आपने फैक्ट्री लगा दिया, मिल लगा दिया तमिलनाडु में। अब वहां से तमिलनाडु जाने में ही गन्ना खराब हो जाएगा। तो उस चीज को हमें बचाना है, रिसोर्स है वो, लिमिटेड है। तो जब तक हम रिसोर्सेज का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम इस चीज को समझ ही नहीं पाएंगे कि यूपीएससी हमसे जानना क्या चाह रहा है। जैसे नेचुरल साइंस की स्टडी हमने की तो हम ह्यूमन के पॉइंट तक आ पाए। यानी सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, ह्यूमन। उसके बाद थर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट जियोफिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक। यानी अब हमें डिजास्टर्स के बारे में पढ़ना है। अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गया, साइक्लोन हो गया, and their location, changes in critical geographical features including water bodies, ice cap। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीजें समझाता हूँ। यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि हमें क्या पढ़ना है, डिजास्टर्स के बारे में पढ़ना है। और डिजास्टर्स कैसे आते हैं, इनके पीछे कॉज क्या है। ज्योग्राफी में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इवेंट हो रहा है उसके पीछे एक कॉज होगा, कॉज फैक्टर होगा, कॉजल फैक्टर बोलते हैं उसको। तो उस कॉजल फैक्टर डिराइव करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझा रहा हूँ कि अर्थक्वेक आया कहीं पे, तो पृथ्वी के नीचे जो टेक्टोनिक्स प्लेट है वो आपस में कहीं टकराए होंगे, और टकराने की वजह से लावा नीचे से निकल के आया होगा ऊपर, और फिर वोल्केनो हुआ होगा या फिर अर्थक्वेक हुआ होगा। ये सब चीजें होती हैं।
तो वोल्केनो के टर्म्स में आपका लावा ऊपर आके फट जाता है, अर्थक्वेक के टर्म्स में लावा ऊपर तक नहीं आता है, नीचे-नीचे मूवमेंट होता है जिसके वजह से ट्रेमर्स होते हैं, अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है। वैसे ही सुनामी भी जनरेट होता है। तो ये सब डिज़ास्टर्स हैं और इन डिज़ास्टर्स के पीछे का कॉज़ क्या है, कौन से लोकेशन में ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इंडिया की ही बात करूँ तो हिमालय का जो रीजन है, हिमालय में ज़्यादा आपको टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ देखने को मिलती है, यानी अर्थक्वेक्स बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलता है। लेकिन यह जो पेनिनसुलर पार्ट है, यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो यह पार्ट बहुत ज़्यादा स्टेबल है। इसके नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लेकिन हिमालयज़ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, वो ज़्यादा एक्टिव है। तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है ज्योग्राफी के सिलेबस में। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग आपको नहीं बताता है कि चेंजेस इन क्रिटिकल, ये जो बोल रहा है आपको, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप। अब यहाँ पे आपसे जानना चाह रहा है कि ये सब चेंजेस क्यों आ रहा है। तो चेंजेस क्यों आ रहा है, इसको जानने के लिए आपको नेचर, फिजिकल साइंस ज्योग्राफी आपने पढ़ लिया, फिजिकल ज्योग्राफी। इसके बाद आपने ये वाला पार्ट पढ़ लिया, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन कुछ ऐसा काम कहीं तो नहीं कर रहा है जिसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं। हो सकता है ना कि हम ज्यादा मैरीन पॉल्यूशन कर रहे हैं, ओशियंस को गंदा कर रहे हैं, कोरल रीफ्स को खत्म कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है। हो सकता है कि राइज इन सी लेवल हमें देखने को मिले। अब राइज इन सी लेवल होगा, इस पे यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछ दिया कि जो स्मॉल आइलैंड नेशंस हैं, इंडिया के नीचे आप जाइएगा 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, मॉरिशस है, उसके ऊपर भी मालदीव्स है, अंडमान है, ये सब आइलैंड्स है, तो जनरल लक्षद्वीप है। तो वहां पे राइज इन सी लेवल होगा तो वो आइलैंड्स ऑलरेडी बहुत नीचे लेवल पे होते हैं, तो सबसे पहले डूबने का खतरा उनको होता है। स्मॉलर नेशंस होते हैं तो इसकी वजह से उनका इकोनॉमी इतना अच्छा नहीं होता है कि वो रोबस्ट तरीके से अपने आप को बचा पाए। तो इसलिए जो भी चीजें चल रही हैं करंट डोमेन में, ये करंट सिलेबस है, यानी कैसे स्टैटिक सिलेबस से, बहुत बेहतरीन चीज है यूपीएससी की, कैसे स्टैटिक सिलेबस को लिंक कर दे रहा है डायनेमिक से। यानी जो भी न्यूज में होगा वो पूछ देगा, चाहे वो प्रीलिम्स का एग्जाम हो, चाहे वो मेंस का एग्जाम हो। और इस चीज को आपको समझना है कि यह जो पार्ट है, चेंजेस इन क्रिटिकल, बहुत चतुराई से इसने लिख दिया, चेंजेस इन क्रिटिकल ज्योग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप। ये पार्ट है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को हम अलग से नहीं पढ़ सकते। इन्वायरमेंट अगर हमें पढ़ना है तो ज्योग्राफी के साथ कंबाइन करके पढ़ना है। जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें क्या गलत चीजें हो रही हैं, ह्यूमंस कर रहे हैं, तब हमें पता चलेगा कि ज्योग्राफी कैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड और कैसे ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन होगा। कि मे देखिए प्रीलिम्स आप मे भी पास कर जाएं, मेंस इज ऑल अबाउट क्रिटिकल एग्जामिनेशन, पॉजिटिव नेगेटिव सभी चीजें आपको करना पड़ेगा। तो होपफुली सिलेबस के पार्ट में आपको ये सब चीजें समझ में आई होंगी। मैं ये उम्मीद करता हूं आपसे कि अभी तक आपको ये सब चीजें समझ में आई हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ये हिंदी में मैंने वही सिलेबस को लिखा है फॉर द हिंदी स्टूडेंट्स। आप ये चीज देख सकते हैं, विश्व के भौतिक भूगोल पे विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, वही चीज बोल रहा है कि की नेचुरल रिसोर्सेज जो हमने बात की। उसके बाद भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल और ये सब जो डिजास्टर्स हैं उनकी क्या स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं हैं, इन सब चीजों पे हम बात कर सकते हैं। मृदा हो गया, वनस्पति हो गया, ये सब चीजों पे हम बात करेंगे। इसके बाद मेंस का जीएस 3 में भी ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ पार्ट है, देख लेते हैं इस चीज को। यहाँ पे जीएस 3 में हम देखेंगे, ये भी 250 मार्क्स का ही पेपर होता है। जीएस 1 में मैंने आपको बताया था कि 75 से 100 मार्क्स जो होता है 250 का जीएस 1 में, वो ज्योग्राफी से ही आता है। वैसे जीएस 3 में भी अच्छा खासा वेटेज है, लेकिन जीएस 3 हम इन्वायरमेंट का जब लेक्चर लेंगे तो उसमें हम डिकोड करेंगे कितने मार्क्स का आता है, कैसे आता है। अभी सिर्फ कुछ चीजों को समझते हैं, जैसे मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न। आपको समझना है कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी इंडिया की बात कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड इशूज एंड रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स, ई टेक्नोलॉजी नीड ऑफ, यानी जो भी चीजें फार्मिंग से जुड़ी हैं भारत में खासकर, उसके ऊपर हमें पढ़ना है। अब यह चीज हम ज्योग्राफी से जोड़ के क्यों पढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मुझे पता है कि इंडिया में कहाँ पर बारिश ज्यादा होती है, किन रीजन्स, ठीक है, अच्छा खासा बारिश हो जाती है हिमालयस वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में, ये सब रीजन में जनरली बारिश अच्छा खासा हो जाती है। वेस्टर्न घाट में बारिश अच्छा खासा हो जाती है, तमिलनाडु के कुछ पार्ट में बारिश अच्छा खासा हो जाती है, राजस्थान के थार में होती है नहीं। तो जब हमें रेनफॉल का एक पैटर्न पता चल गया तो हम डिराइव कर सकते हैं कि यहाँ की मिट्टी कैसी होगी,
यानी रेनफॉल हमें यह बतला रहा है कि वहाँ की मिट्टी कैसी हो, और मिट्टी कैसी होगी तो हम डिराइव कर सकते हैं कि कौन सा अनाज वहाँ पे लगेगा। जैसे राइस को ज़्यादा पानी चाहिए, तो जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होगी वहाँ पे राइस होगा। जहाँ पे बारिश उतनी अच्छी नहीं होगी, उससे कम होगी, वहाँ पे व्हीट होगा, गेहूँ को कम बारिश चाहिए। तो ये सब चीज़ों को समझना है, क्रॉप पैटर्न समझना है, तो ज्योग्राफी से हम लिंक कर रहे हैं। कैसे रेनफॉल से हमने मॉनसून से, क्लाइमेट से, जब मैं रेनफॉल बोल रहा हूँ तो ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचिए चीज़ों को। क्लाइमेट से मैंने सॉइल को रिलेट कर दिया। वैसे ही मैंने सॉइल से कैसे रिलेट कर दिया? एग्रीकल्चर को रिलेट कर दिया, और एग्रीकल्चर को मॉनसून से रिलेट कर दिया, वाइस वर्सा। तो वैसे ही क्रॉपिंग पैटर्न्स हमें समझना पड़ेगा। जब एक बार क्रॉपिंग पैटर्न हम समझ जाएंगे तो हम यह समझ जाएंगे कि कैसे सरकार अपनी पॉलिसीज लाती है एग्रीकल्चर के लिए। जैसे आपको याद होगा ग्रीन रेवोल्यूशन, अब इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि आखिर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के आसपास ही क्यों हुआ, बल्कि सबसे ज्यादा मिट्टी उपजाऊ तो बिहार और बंगाल की थी, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की। तो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सी पॉलिसीज हमारे सरकार ने आजादी के बाद लाई है क्रॉपिंग पैटर्न्स पे, कैसे चीजें आगे बढ़ी हैं, कौन सा एफपीआई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हम कहाँ लगाते हैं, कौन सी थ्योरीज है उसके ऊपर ह्यूमन ज्योग्राफी में, ये सब चीजें समझने के लिए हम यूपीएससी मेंस जीएस 3 में, खासकर ये इकोनॉमी का भी पोर्शन है, एग्रीकल्चर का भी आप बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर का पोर्शन है, बेसिकली इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आता है। ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स। तो वैसे यह इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है। इसके बाद यह जो पार्ट है कंजर्वेशन इन्वायरमेंट, ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट का सिलेबस है, तो ये हम इन्वायरमेंट में देखेंगे, ये अभी हम छोड़ देंगे। ये इन्वायरमेंट के लेक्चर्स में हम देखेंगे, मैं ही आपको इन्वायरमेंट के लेक्चर्स भी लूंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा इन्वायरमेंट का, जहां बेसिक जरूरत है वो इन्वायरमेंट हम साथ साथ ज्योग्राफी में भी पढ़ते रहेंगे, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं है कि आपका एग्जाम निकल जाए। उसके बाद हम देखेंगे डिजास्टर, डिजास्टर में ये तो मैंने ऑलरेडी बात किया। अब ये जीएस 3 में डाल रखा है, लेकिन इसको जीएस 3 में अलग तौर तरीके से नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला ना कि क्रॉपिंग पैटर्न्स एग्रीकल्चर जीएस 3 में डाला, लेकिन हम ज्योग्राफी के साथ पढ़ेंगे। वैसे ही डिजास्टर और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी हम ज्योग्राफी के साथ पढ़ेंगे। अब जियोमॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, जब हम देखेंगे कि कैसे भारत का निर्माण हुआ, कैसे दो क्रस्ट आपस में टकराता है, चाहे वो कंटिनेंटल क्रस्ट हो या ओशियनिक क्रस्ट हो, कैसे कोलिजन्स होते हैं, कैसे माउंटेन्स बनते हैं, कैसे रीजेस बनते हैं, कैसे प्लेटूज बनते हैं। उस वक्त ही सिस्मिक वेव्स जब हम पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी पे जब हम खड़े होते हैं, ये गोल आपको दिखता है ना पृथ्वी, इन टर्म्स ऑफ जियोइड शेप होता है, लेकिन अभी समझाने के पर्पस। तो जैसे ही आपको ये दिखता है तो हम कहाँ पे खड़े हैं इस पे, पृथ्वी पे? हम यहाँ पे खड़े होते हैं, हमेशा सरफेस पे होते हैं। पृथ्वी के अंदर अगर आप चले जाइएगा ना सेंटर पे, तो वहाँ का टेम्परेचर हमेशा बहुत ज्यादा होता है। कोर, मेंटल कोर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में हम पढ़ेंगे ये सब चीजें, कि सबसे अंदर कोर होता है, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद क्या होता है, क्रस्ट होता है। तो ये सब चीजें जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो हमें एहसास होगा कि सिस्मिक वेव्स हैं जो पैटर्न अपना फॉलो करते हैं, उसकी वजह से चेंजेस आते हैं और अलग अलग तरह से डिजास्टर्स क्रिएट होते हैं। ये सब चीजें हमें यूपीएससी मेंस में समझना है, सिलेबस को ध्यान में रख के समझना है। तो यह तो हुई सिलेबस की बात। ये हिंदी में भी लिखा है, आप देख सकते हैं। मुख्य फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, उसके अलावा कृषि उत्पादन का भंडारण या फिर उसी का टेक्नोलॉजी से, तकनीक से कैसे जुड़ाव है, संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण, ये तो हम अलग से भी पढ़ेंगे। फिर आपदा और आपदा प्रबंधन, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे, प्रीलिम्स और मेंस में कैसे हमें तैयारी करना है। क्योंकि अभी तक हमने ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट समझ लिया है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जहाँ पे नेचुरल साइंसेज है, जहाँ पे ह्यूमन साइंसेज है, नेचर और ह्यूमन के बीच एक रिलेशनशिप है। वैसे ही अब हम आते हैं सिलेबस जानने के बाद, ज्योग्राफी और सिलेबस जानने के बाद, कि व्हाट इज द पैटर्न, क्या तरीका होगा प्रीलिम्स निकालने का। पहले प्रीलिम्स पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है प्रीलिम्स निकालना आज के डेट में। मेंस का सिलेबस डिफाइंड है, अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हैं तो मेंस निकालना बहुत ईजी है। लेकिन चीज क्या है यूपीएससी में, कि जब तक आप मेंस इंटीग्रेटेड तैयारी नहीं करिएगा तो प्रीलिम्स निकलेगा ही नहीं। तो अब जैसे ही आप प्रीलिम्स पैटर्न पे हम आते हैं, तो प्रीलिम्स पैटर्न इज कंटिन्यूअसली इवॉल्विंग। इवॉल्विंग से मतलब क्या है, रिवोल्यूशनाइज हो रहा है।
3-4 साल क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। एक ट्रेंड एनालिसिस का भी वीडियो अपलोड हो चुका है या हो जाएगा कुछ दिनों में। प्रीलिम्स स्पेसिफाइड है, वो ज़रूर से देखिएगा। आपके बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें मैंने करीब 16-17 स्लाइड्स बनाए हैं, पीवाईक्यू से रिलेट करके चीज़ों को बताया है। कुछ पीवाईक्यूज़ यहाँ पे भी बताऊँगा, अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखिएगा। तो कैसे प्रीलिम्स पैटर्न इवॉल्व कर रहा है, यानी जब मैं बात कर रहा हूँ तो क्या फैक्चुअल है उसमें, क्या कंसेप्चुअल है, यानी कोई क्वेश्चन है क्या कि उस फैक्ट पे आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखा होगा आपने कि पूछ दिया कि सैडल पीक कहाँ है, तो फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया। या फिर कुछ क्वेश्चन हो गया कंसेप्चुअल, आपसे जानना चाह रहा है कि आखिर साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में, फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट मानसून इंडिया में फ्रॉम साउथ रीजन ही क्यों इंटर करता है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ। तो इसके पीछे का लॉजिक आपको समझना पड़ेगा कि इक्वेटर के नीचे 0 डिग्री से जो ट्रेड विंड्स आती है, जब इक्वेटर क्रॉस करती है तो इस तरह से क्रॉस करती है, मतलब एक राइट साइड में डिफ्लेक्शन हो जाता है। ये सब कोर्डलिस फोर्स के कारण होता है, अर्थ जो घूम रही है रोटेशन की वजह से। तो ये सब चीज क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ना है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि फैक्चुअल प्लस कॉन्सेप्चुअल, यानी यूपीएससी का तरीका है ना कि उसमें पहला स्टेटमेंट पूछा, दूसरा, तीसरा, या पेयर्स में पूछ दिया, तो तीनों स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कोई एक स्टेटमेंट क्या करेगा, फैक्चुअल बना देगा, दूसरा स्टेटमेंट फैक्चुअल प्लस कंसेप्चुअल दोनों बना देगा, और तीसरा कंसेप्चुअल बना देगा। तो जब तक आपको, मेरा कहने का मतलब है कि पैटर्न उस तरह से इवॉल्व कर रहा है, तो आपको फैक्चुअल भी तैयार करके रखना है, कंसेप्चुअल भी तैयार करके रखना है। वैसे ही करेक्ट सोर्सेज की जब हम बात करेंगे, तो आखिर करेक्ट सोर्सेज है क्या, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्टैटिक और डायनेमिक, ये चीजें मैं आपको अभी नेक्स्ट में बताऊंगा। एनसीईआरटीज पढ़ना है, क्या चीजें पढ़नी है, तभी हम स्टैटिक और डायनेमिक दोनों के बीच एक ब्रिज बना पाएंगे और एग्जाम निकाल पाएंगे। डायनेमिक से मेरा मतलब है करंट अफेयर्स बेस्ड। स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे, कैसे हमें अप्रोच करना है और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो क्विकली विदाउट टाइम बर्बाद किए हम इस पे बात करते हैं कि क्या प्रीलिम्स पैटर्न यहाँ पे हमें दिखने वाला है। अब देखिए, प्रीलिम्स को एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं एनसीईआरटीज के, खासकर आपको यहाँ पे दिख रहे हो कोर कॉन्सेप्ट, बेसिक एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको कोर कॉन्सेप्ट्स वहां से गलत नहीं करने एग्जाम। फिर आपको लिंक करना है स्टैटिक को डायनेमिक से, सॉल्व करना है पीवाईक्यूज, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो यूपीएससी रिपीट्स पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, थीम रिपीट करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रिपीट कर देगा। दिखाऊंगा अभी कैसे। और आप मैप बेस्ड क्वेश्चन तो एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते हैं प्रीलिम्स में, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन जब ज्यादा आने लगे हैं तो ज्योग्राफी से लिंक्ड अप करके क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं। तो आइए एक एक चीज को तोड़ कर समझते हैं अच्छे से क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रीलिम्स के माध्यम से। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे यूपीएससी 2025 का आपको क्वेश्चन दिख रहा है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, पहले ही बता दूं। द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमोस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एरिया या फिर आपका टेम्परेट एरिया, यानी पृथ्वी को मैं अगर यहाँ पे बनाऊं तो ये 0 डिग्री है। अब ये 0 डिग्री के आसपास कौन सा होता है, ट्रॉपिकल एरियाज। आपने सुना होगा यहाँ पे 2 से 4 हमेशा बारिश होती है इन जगहों पे जो 0 डिग्री के आसपास होता है, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ। अब जैसे ही आप इसके बहुत ऊपर चले जाएगा, थोड़ा ऊपर 23.5 डिग्री के आसपास, तो क्या होगा, टेम्परेट रीजन्स आ जाता है। उसके और ऊपर चले जाएगा तो पोलर रीजन्स आ जाता है। तो कहाँ पर हवा में डस्ट पार्टिकल्स सबसे कम होगा या ज्यादा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब एक चीज समझिए कि 0 डिग्री पर सूर्य जो होता है ना, अभी दिखाऊंगा मैं आपको, ये सब चीजें आगे समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे स्नैपशॉट ही देख लीजिए। ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के पूछा है। द हायर कंसंट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन ड्यू टू ड्राई विंड्स। अब यह बोलना चाह रहा है आपसे कि पृथ्वी पर टेम्परेट रीजन्स और सब ट्रॉपिकल रीजन, मान लीजिए इस ये वाले रीजन में बात करें, इस रीजन में जनरली क्या होता है, ड्राई विंड्स होते हैं। क्यों क्यों ड्राई विंड्स जनरली होते हैं? अब इस चीज को समझने के लिए हमें एनसीईआरटीज को पढ़ना होगा, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना होगा। इसको छोटा में मैं बता देता हूँ जस्ट कि 0 डिग्री के आसपास क्या होता है कि हमेशा बारिश होती है, ह्यूमिडिटी हाई रहती है। आपने जाना होगा कि जनरली क्या होता है कि बारिश जब होती है, आपने देखा होगा कि धूल कम हो जाता है, पॉल्यूशन कम हो जाता है।
तो जहां पर बारिश ज्यादा होगी वहां पे डस्ट पार्टिकल्स थोड़ी होंगे एटमॉस्फेयर। अब इस रीजन में डेजर्ट्स वेजर्ट्स ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से पोलर रीजन में तो बारिश उतनी होती भी नहीं है, टेम्परेट रीजन्स में और सब टेम्परेट रीजन्स में तो ज्यादा बारिश उतनी देखने को नहीं मिलती जितनी ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो इस वजह से स्कोर कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका कितना है, और पूछ कहां से रहा है, फ्रॉम योर एनसीईआरटीज। एविडेंस बेस्ड बात करूंगा, एविडेंस के बिना मैं बात ही नहीं करूंगा। क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूं, पीवाईक्यूज वाले वीडियोस में आपको वो चीज दिख जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 2024 का क्वेश्चन है। अब ये 2024 के क्वेश्चन में आपसे जानना चाह रहा है कि जून 21 को ऐसा कौन सा जगह है लैटिट्यूड में, पृथ्वी के लैटिट्यूड पे, जहां पे 12 घंटा से ज्यादा सनलाइट प्रेजेंट होता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, समझने के लिए आपको एनसीईआरटी का बेसिक, क्लास 6 में भी आप पढ़ते हैं, क्लास 9th में पढ़ते हैं, क्लास 9th में शायद 9th और 11th के एनसीईआरटीज में, वहां पर आप पढ़ते होंगे दो चीज। एक तो है आपका समर सॉलिस्टिस और दूसरा क्या है आपका विंटर सॉलिस्टिस। तो समर सॉलिस्टिस होता है 21 जून को। भारत की अगर हम बात करें तो भारत कहाँ पे आता है, भारत नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में समर कब होता है, जून के टाइम। अभी विंटर चल रहा है, दिसंबर, स्वेटर पहना है मैंने, आप लोगों ने भी पहना होगा। तो अभी जनवरी चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर जनवरी का महीना। तो इस वक्त से आपको यह देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जून के टाइम क्या होगा, जून के टाइम समर होता है। तो समर सॉलिस्टिस हमें कब दिखेगा, इंडिया को 21 जून। लेकिन कोई ऐसा जगह भी है पृथ्वी पे जहां पे समर उस वक्त नहीं होगा जिस वक्त यहाँ पे समर हो रहा है। यानी 21 जून को इंडिया में समर हो रहा है, लेकिन 21 जून को सदर्न हेमिस्फेयर के जो कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, तो ऑस्ट्रेलिया में समर नहीं होगा, वहां पे विंटर होगा। और ऐसा क्यों होता है, ये एनसीईआरटी आपको बता रहा है। सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, और पृथ्वी जब परिक्रमा करती है, एक रेवोल्यूशन लगाती है, पढ़ा है ना आपने 365 डेज ऑलमोस्ट। तो जब एक परिक्रमा लगाती है तो वो कुछ इस प्रकार का इमेज आपको दिख रहा होगा। तो पृथ्वी क्या होती है कि अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्टेड है, ऐसे नहीं है पृथ्वी, थोड़ी 23.5 डिग्री आपने पढ़ा होगा, ऐसे एक्सिस पे टिल्टेड। उसकी वजह से एक पार्ट जो है टिल्ट की वजह से हमेशा सूर्य की तरफ झुका रहता है, ऐसे यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यह पार्ट जब सूर्य की तरफ ज्यादा झुका है तो इसको ज्यादा सनरेज मिलेगा। और जो पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, यह पार्ट दूर है, तो यह पार्ट पे उस वक्त ज्यादा रोशनी नहीं मिलेगी, सूर्य की गर्मी नहीं मिलेगी। इसकी वजह से यह चीज पॉसिबल है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग सीजन्स देखने को मिल रहे हैं ड्यू टू द टिल्ट। तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछ रहा है। जैसे 22 दिसंबर के आसपास इंडिया में विंटर होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में समर होता है, इस चीज को समझिएगा। वैसे ही पृथ्वी जब घूमते घूमते परपेंडिकुलर पोजीशन में आ जाती है सूर्य के, एक बार ये मार्च में आती है 21 मार्च को, और एक बार 23 सितंबर को, तो दिन और रात क्या होते हैं, डे और नाइट इक्वल होते हैं। लेकिन जैसे ही पृथ्वी इस पोजीशन पे आती है, एक बार 22 दिसंबर में और एक बार आपका 21 जून को, तब किसी एक पार्ट पे, जो पार्ट दूर है सूर्य से टिल्ट की वजह से, वहां पे क्या होगा, आपका वहां पे नाइट्स लंबे हो जाएंगे, और जो पार्ट झुका हुआ है उस पार्ट पे डेज लंबे हो जाएंगे। इसलिए सीजन्स, डेज, नाइट, लॉन्ग। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछ रहा है, और पूछ कहां से रहा है, ये 2025 के सवाल हैं, 24 के सवाल हैं, एनसीईआरटी से उठा के पूछ। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल जो ट्रेंड एनालिसिस वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको प्रीलिम्स के लिए समझाया है। तो होपफुली आपको यह तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं, किस प्रकार से आ रहे हैं प्रीलिम्स में। अभी तक प्रीलिम्स की बात थी, अब लास्ट जो डोमेन है इस पूरे वीडियो का, ज्योग्राफी इंट्रोडक्टिविटी को, हम मेंस की बात करेंगे। विदाउट मेंस यू कैन नॉट क्वालिफाई यूपीएससी। प्रीलिम्स तो बस एक स्टेज है जहां से आप मेंस लिखने का दरवाजा खुलता है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मेंस में, हम देखते हैं। मेंस में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो आपके या तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, मतलब डायरेक्ट आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सुनामी का, कि सुनामी क्या है, सुनामी क्यों होती है, अर्थक्वेक कैसे बनता है, तो आप बना के ले जाइएगा, मार्क्स आ जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट्स के अलावा आजकल जिस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, और साथ में इंटरलिंकेजेस पूछ रहा है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब मैं इंटरलिंकेजेस की बात कर रहा हूं, तो कैसे हिस्ट्री से यह सब्जेक्ट जुड़ा है, कैसे इन्वायरमेंट से जुड़ा है, कैसे इकोनॉमी से जुड़ा है, ये सब क्वेश्चंस में ही आपको समझ में आ जाएगा जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक एक करके आपको डिस्क्राइब कर। अब यह क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर सुनामीज,
हाउ एंड वेयर दे आर फॉर्म्ड, ये 2025 का ही क्वेश्चन है आपका। व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेज, सीधा सा क्वेश्चन है, सुनामी के बारे में पूछ रहा है। हाउ मतलब इंपॉर्टेंट है, वेयर कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो जाहिर सा बात है सुनामीज तो हमेशा ओशियन सरफेस पे ही फॉर्म होगा। साइक्लोन्स कहाँ फॉर्म होता है, आपको ओशियंस में ही होता है, सी सरफेस पे ही टेम्परेचर राइज होता है, उसकी वजह से होता है। तो जनरली आपका यह क्वेश्चन अगर आपने थ्योरीज पढ़े हैं तो मेरे कहने का मतलब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, थ्योरीज क्लियर हैं तो आप बना ले सकते हैं। इसके बाद मेंस में ही हम देखेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स बेस्ड भी क्वेश्चन आ रहा है। हाउ आर क्लाइमेट चेंज, हाउ आर क्लाइमेट चेंज एंड द सी लेवल राइज अफेक्टिंग द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको उस वक्त डिस्कस किया था, याद करिएगा कि इंडिया है और इंडिया के नीचे क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर है। अब जैसे ही 0 डिग्री इक्वेटर है यहाँ पे, तो इंडिया उसके ऊपर है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स है, रियूनियन है या सीचिलिस है या फिर आपके मॉरिशस आइलैंड्स हैं, इस तरह के आइलैंड्स हैं। अब इंडोनेशिया भी है इधर, पता ही आपको, मलेशिया है इधर, लक्षद्वीप है इधर, अंडमान है इधर, मालदीव्स है। तो इस तरह से जो आइलैंड्स है जनरली आपको क्या दिख रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे ह्यूमन कुछ ऐसा एक्टिविटीज कर रहा होगा जिसकी वजह से एंथ्रो चेंजेस हो रहे हैं, मतलब एंथ्रो एक्टिविटीज की वजह से सी लेवल राइज हो रहा होगा, मरीन हीट वेव्स क्रिएट हो रहा होगा। आपने भी सुना होगा ना कि जैसे हीट वेव पहले मई जून में देखने को मिलता था इंडिया में, लेकिन अब क्या हो रहा है 2-3 सालों से, मार्च में ही हीट वेव्स आ जा रहा है नॉर्दर्न इंडिया में। तो इस तरह से ह्यूमन क्या ऐसी चीजें कर रहा है सी लेवल राइज करने के लिए, क्या वह ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, क्या वह ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कर रहा है, क्या वह ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेज आप ज्यादा प्रोड्यूस करिएगा एज ए ह्यूमंस, तो असर क्या होगा कि सूरज से जब पृथ्वी गर्म होती है, समझिएगा इस चीज को, सूर्य से जब पृथ्वी गर्म होती है तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से होती है, लेकिन पृथ्वी एक बार जब गर्म हो जाती है तो वापस ठंडा भी होती है। वो किससे होती है, टेरेस्टेरियल रेडिएशन से, यानी यह इनकमिंग रेडिएशन है जो सूर्य से हमें मिल रहा है। और एक यानी समझिएगा इस चीज को कि सूर्य से इनकमिंग रेडिएशन से पृथ्वी गर्म हो रही है, लेकिन जब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रही है तो वापस वो टेरेस्टेरियल रेडिएशन से बैक एटमॉस्फेयर में, स्पेस में अपना रेडिएशन वापस छोड़ रही है। अब मान लीजिए अर्थ और सन के बीच आपने ये पढ़ा था उस वक्त क्या था, एटमॉस्फेयर था। अब ये एटमॉस्फेयर में क्या थे, गैसेस प्रेजेंट थे। गैसेस में कौन से गैसेस ग्रीन हाउस गैसेज हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम ही होता है कि जो पृथ्वी वापस ठंडी जब हो रही है, उस प्रक्रिया में जब गर्मी वापस रेडिएशन छोड़ रही है, तो उसको ट्रैप करके रखना। अब ह्यूमंस ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस करेगा, तो जनरली पृथ्वी और गर्म होती जाएगी, उसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो जनरली क्लाइमेट चेंज मेरा बतलाने का मतलब है कि कैसे आपसे क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछ रहा है। अब यह क्वेश्चन एकदम सीधा साधा है, व्हाट इज सी सरफेस टेम्परेचर राइज, हाउ डज इट अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब साइक्लोन से रिलेट किया है आपको कि सी सरफेस अगर ज्यादा राइज करेगा तो जनरली साइक्लोन्स का काम ही वो होता है। आपको पता है कि साइक्लोन्स जब बनते हैं तो साइक्लोन्स आपके कहाँ पे बनते हैं, मान लीजिए ये इंडिया है और इंडिया का यह पार्ट है ईस्टर्न कोस्ट, आपको भी पता है कि आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये जो पार्ट है इंडिया का वो जनरली आपको क्या दिखता है, ये पार्ट ज्यादा वनरेबल होता है साइक्लोन से। लेकिन साइक्लोन्स लैंड पे नहीं बनता है, हमेशा कहाँ पे बनेगा, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, या फिर आपका बे ऑफ बंगाल में बनेगा, अरेबियन सी में बनेगा, या इंडियन ओशन में बनेगा, या कोई भी वाटर सरफेस में बनेगा। और जितना ज्यादा पानी गर्म होगा, वो एक कंडीशन है, उसको ईंधन उसी से मिलता है और इंटेंसिफाई होता है। तो कैसे आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज अगर सही है तो सी सरफेस टेम्परेचर आप बताइए क्या है, क्यों राइज करता है बताइए, और क्यों साइक्लोन्स को मदद करता है। एक बार जब वो लैंड की तरफ बढ़ने लगता है चक्रवात, तो लैंड पे आके वो मर जाता है। क्यों मरता है, क्यों उसका डेथ होता है, क्योंकि उसकी वाटर सप्लाई ईंधन कट जाता है। तो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट द अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद पूछा व्हाट इज द फेनोमेनन ऑफ क्लाउड बर्स्ट, ये भी रिसेंट जो करंट अफेयर्स एग्जाम में आते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा हुआ, उत्तराखंड में हुआ, सिक्किम में एक बर्स्ट हुआ था काइंड ऑफ। तो इस ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा ज्योग्राफी में। करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, अगर कुछ वैसी घटना हो रही है तो उससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब इसमें आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो ये अगर पहाड़ है, अगर आपको पता है कि रेनफॉल अलग अलग तरीके का होता है, ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, तो ये कोई भी माउंटेन होगा तो माउंटेन पे जब हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो टेम्परेचर क्या होगा,
जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, हाइट इंक्रीज करता है हिल स्टेशन पे, तो टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो जैसे जैसे हाइट यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो वैसे ही जब एयर पार्सल ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वो भी ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होगा तो एक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा बेसिक अपने साइंस में, कंडेंसेशन आ गया ना, फिजिकल साइंसेस। अब कंडेंसेशन से क्या होगा, वह जो एयर पार्सल है वो लिक्विड ड्रॉपलेट में, गैस विल चेंज टू लिक्विड, और फिर रेनफॉल होता है। यानी कब यहाँ पे माउंटेन है तो वहां पे आसपास बारिश होने की संभावना ज्यादा है। तो इंडिया में जहां जहां माउंटेन, जैसे वेस्टर्न घाट है उसके पास बारिश होगी, हिमालयज है तो वहां पे बारिश होगी, जनरली ये चीज सब चीजें होती है। इसमें भी एक चीज होता है कि अदर लीवर्ड साइड पे बारिश नहीं होती है, दूसरे तरफ माउंटेन के क्यों नहीं होती, ये सब चीजें आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो ये कॉन्सेप्ट जैसे ओरोग्राफिक रेनफॉल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चंस बनाने, ट्विस्टर्स पूछ दे, क्लाउड बर्स्ट पूछ दे, जो जनरली पूछते रहता है, तो ईजी है। आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं डेमोग्राफिक विंटर का। यह क्वेश्चन है ह्यूमन ज्योग्राफी के ऊपर। अब मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब डेमोग्राफिक विंटर इसलिए पूछा था, ये 2023 में या 24 में पूछा था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 23 में ही पूछा था मेंस। डेमोग्राफिक विंटर है जब कोविड के टाइम आपने सुना होगा इटली की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गई, वेस्टर्न कंट्रीज की पॉपुलेशन हमेशा रिड्यूस हो रही है। तो आखिर ऐसे क्या चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है किसी किन्हीं कंट्रीज का, वह पॉपुलेशन इतना ज्यादा रिड्यूस हो जा रहा है। इज द वर्ल्ड मूविंग टुवर्ड्स अ सिचुएशन। अब वहां पे पॉलिसीज क्या है सरकार की, वो सब भी एंगल बन जाता है। सोशल पैटर्न आ गया ना, बिहेवियर आ गया, पॉलिसीज आ गया। तो ये सब चीजें हैं, ये क्लाइमेट से जुड़ा क्वेश्चन नहीं है, नेचुरल ज्योग्राफी नहीं है, दिस इज अबाउट ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। आपको ध्यान रखना है, ज्योग्राफी में सिर्फ नेचुरल साइंसेस पढ़ते मत रह जाइएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट भी समझिएगा साथ। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था। सब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, अब देखिए ज्योग्राफी कैसे हिस्ट्री से लिंक्ड अप है, यह चीज आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। और यह जब तक आपको बोलते हैं ना कि हिस्ट्री बिना ज्योग्राफी के आप नहीं समझ सकते, या फिर ज्योग्राफी बिना हिस्ट्री के आप नहीं समझ सकते, दे आर लाइक वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो यह क्वेश्चन उसी को दर्शा रहा है। एंसेंट इंडिया आपको ही पता है, टाइम इंडस वैली हो, हड़प्पा जिसे आप बोलते हैं, या फिर बाद में सतावाहनास हो, या फिर अदर किंगडम्स, मौर्यास हो, बहुत सारे किंगडम है, गुप्ता है। तो उस वक्त हड़प्पा सिविलाइजेशन में भी आपने देखा होगा कि ट्रेड होता था। अब यह ट्रेड पॉसिबल कैसे होता था कि इंडिया, अगर मान लीजिए यह है, ये वाले रीजन पे आईवीसी था, पाकिस्तान का जो अभी पार्ट है और इंडिया का जो पार्ट है म्यूचुअल, तो यह पार्ट मेसोपोटामिया, पर्सिया, जो आज का ईरान इराक है, वहां से ट्रेड करता था। तो ये सब पॉसिबल ही क्यों हो पाया था, ड्यू टू ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। हम ज्यादा ट्रेड इधर से डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि बीच में क्या था, हिमालयज है। इंडिया, समझिएगा इस चीज, यहाँ पे क्या है, हिमालय। हिमालय कैसे आया, जियोमॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, कैसे लैंडफॉर्म क्रिएट हुआ, प्लेट्स टकराए। अब यहाँ पे इतना बड़ा हिमालय हो गया तो यहाँ से लोग अटैक भी नहीं कर पा रहे थे। समझ रहे हैं इस चीज को। तो रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर टू डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। अब यह हिमालय इतना बड़ा खड़ा हो गया तो एक नेचुरल बैरियर बन के खड़ा हुआ, जिसने सर्बिया रसिया से कोल्ड विंड्स भी रोके हैं आज तक। और एंशियंट टाइम में जब इतना टेक्नोलॉजी उस वक्त इतना डेवलप नहीं था, तो उस वक्त उन आक्रांताओं को भी रोका है, जो इन्वेजन करना चाह रहे थे, चेंगिस खान हो जो भी हो, उनको भी रोका है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्यों है, हिमालयस की वजह से। और यही ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो हिस्ट्री समझने के लिए हमें काम आते हैं। तो कैसे, जब तक आपको ज्योग्राफी का नॉलेज नहीं है तो कैन नॉट आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड। इसके अलावा यह क्वेश्चन आया 2024 में, या रिसेंटली आया, कि व्हाई इज साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पूर्वैया। ये भी मैंने अभी शायद जिक्र किया था आपसे। अब यहाँ पे आपको यह समझने के लिए पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और साथ में देखिए यहाँ पे यह क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं मानता हूं, क्योंकि इसमें आपसे फिजिकल ज्योग्राफी भी पूछ रहा है और आपसे ह्यूमन ज्योग्राफी भी पूछ रहा है। जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन था, जैसे एक बार पानीपत के ऊपर पूछा कि सभी लड़ाइयां पानीपत में क्यों। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मानसून का कॉन्सेप्ट। मानसून सभी को पता है, केरल में सबसे पहले आता है। मेनलैंड इंडिया में जब हम बात करें, आइलैंड्स में तो और पहले आ जाता है। केरल में जब ये आता है तो, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यानी दो ब्रांच से आता है, एक अरेबियन सी से और एक बे ऑफ बंगाल से। केरल वाला किस ब्रांच से आता है, अरेबियन सी। एक ब्रांच इसके पैरेलल निकल जाता है ईस्टर्न कोस्ट से, जिसकी वजह से यहाँ पे उस वक्त बारिश देखने को नहीं मिलती है ज्यादा।
यहाँ पे पहाड़ है, हिमालय फ्रॉम द कश्मीर टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और ये पहाड़ जो हिमालय के एक्सटेंशन है वो नॉर्थ ईस्ट में पूर्वांचल हिमालयस कहलाते हैं। वही म्यांमार में अराक्कन योमा कहलाते हैं। अब यह विंड्स इस पहाड़ पे टकराता है। अब पहाड़ की थ्योरी अभी ऑलरेडी बताई कि कोई एयर पार्सल ऊपर इंक्रीज करेगा तो कंडेंसेशन होगा, बारिश होगी, तो यहाँ पे बारिश कराती है। फिर यह विंड्स डिफ्लेक्ट होके इधर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आ जाती है, जहाँ पे मेघालय है या फिर नागालैंड है, वहाँ पे बारिश अच्छा खासा होती है, कोहिमा। उसके आगे फिर बंगाल, बिहार और इस रीजन में आ जाता है। अब जैसे ये बिहार वाले रीजन में आता है ना, तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पे बिहार का जो वेस्टर्न बिहार है, आपको छपरा पता होगा, सिवान पता होगा, और ईस्टर्न यूपी, ये वाला जो रीजन है इंडिया में, ईस्टर्न यूपी यानी पूर्वांचल, जो आपका गोरखपुर हो गया, बलिया हो गया, तो ये सब रीजन को एक ग्रुप में हम ग्रुपिंग कर सकते हैं, भोजपुर रीजन बोल सकते हैं। यानी यहाँ पे आपसे ह्यूमन ज्योग्राफी अब पूछ रहा है। देखिए, साउथ वेस्ट मानसून फिजिकल ज्योग्राफी पूछा और अब पूछ रहा है ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पे आपसे जानना चाह रहा है कि वो रीजन भोजपुर क्यों कहलाता है, क्योंकि उस ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में और वेस्टर्न बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, एक लैंग्वेज बोली जाती है, तो कल्चर वहाँ का डिवाइड नहीं है, कल्चरल डिवाइड देखने को वहाँ पे नहीं मिलता है। क्या हम बोल सकते हैं, वहाँ पे कल्चरल डिवाइड नहीं है, एक ही जैसा कल्चर है, पहनने का, खाने का, क्यूजिन का, सभी चीजों का, लैंग्वेज का। भले ही उस चीज को पॉलिटिकल बाउंड्रीज से सेपरेट कर दिया गया, यूपी की सरकार और बिहार की सरकार, तो वहां पे डिवाइडेड कल्चर हो गया। बट दिस इज नॉट ए कल्चरल डिवाइड, नेचुरली वो डिवाइडेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया का यह रीजन है, ये वाला जो रीजन है गुजरात, महाराष्ट्र, ये सिंध में आता है, और कुछ रीजन पाकिस्तान का भी जो है वो भी सिंध में आता है। जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान 1947 से पहले था, तो ये रीजन का कल्चर क्या था, एक जैसा था। पंजाब, आज भी कल्चर एक जैसा है ऑलमोस्ट। पंजाब वाला जो रीजन है इंडिया का और जो पंजाब वाला रीजन है पाकिस्तान का, वहाँ कल्चर एक है। पॉलिटिकली वी आर डिवाइडेड बट कल्चरली वी आर नॉट डिवाइडेड, और ये सब अंडरस्टैंडिंग तभी क्रिएट होगा जब आप ज्योग्राफी को मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के तौर तरीके से समझ के पढ़िएगा। फिजिकल साइंसेज यानी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी को एक ब्रिज बना के साथ में पढ़िएगा। अब इसी चीज को यहाँ पूछ रहा है कि भोजपुर रीजन में ये जो विंड्स आती है तो ईस्ट डायरेक्शन से आती है, तो लोकल वर्ड में उसको पुरवैया बोलते हैं। तो इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, हाउ हैज दिस डायरेक्शनल सीजनल विंड सिस्टम इन्फ्लुएंस द कल्चरल इथोस ऑफ रीजन। तो इधर बारिश ज्यादा आती है तो यहाँ पे अच्छी खासी एग्रीकल्चर होता है, राइस होता है, अलग अलग क्रॉप्स होते हैं। वहाँ पे कौन सा कपड़े पहने जाते हैं, वहाँ के इवन म्यूजिक्स में आपको दिखेगा कि भोजपुरी गाना में, पुराने जो अच्छे भोजपुरी गाना थे उसमें सॉन्ग्स में आपको दिखेगा क्या कि बरसों रे, इस तरह से मॉनसून रिलेटेड सॉन्ग्स दिखेंगे। खान पीन में आपको उसमें पकौड़ा खाया जाता है, ये सब चीजें खाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस वक्त मॉनसून आता है। तो कैसे हमारा सोशल, बिहेवियरल पैटर्न, सभी चीजें हमारी डेवलप हो रही हैं। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा जो चीजें मैंने अभी तक आपको इस वीडियो में बतलाई है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे डायरेक्ट हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स, ये तो जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, यूपीएससी आपसे जानना चाह रहा है रॉक्स कैसे बनते हैं। वैसे ही ओशियन करेंट्स, ओशियनोग्राफी पे आपसे जानना चाह रहा है कि फोर्सेस क्या है ओशियन करेंट्स के बनाने के, सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए दिखाए हैं क्योंकि आपको समझना जरूरी है कि यूपीएससी में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं जो इजीली बन सकते हैं मेंस में, प्रीलिम्स में, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ रहे हैं जो डिफिकल्ट भी हैं, जिसके लिए आपको ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, एनालिटिकल माइंड की जरूरत है, दिमाग को शांत रख के सभी चीजों को जोड़ के, पढ़ के, समझ के बनाने की जरूरत है। जैसे इंडिया इज, व्हाई दिस इज कॉल्ड सब कॉन्टिनेंट, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडिया में, खासकर इंडिया में आपको दिखेगा कि इंडिया के पास जो हिमालयस है ना, हिमालयस का जन्म एक्चुअल में आप देखिएगा तो ऊपर चले जाइएगा तो वहां पर एक जंक्शन है, पामीर नॉट का जंक्शन उसको बोलते हैं। उस जंक्शन से बहुत सारी पहाड़ों की श्रृंखलाएं निकलती हैं। फॉर एग्जाम्पल टियन शैन चाइना में, फॉर एग्जाम्पल हिमालयाज, काराकोरम, उधर आप चले जाएगा तो सुलेमान रेंजेस है, हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान के साइड। तो ये रीजंस हैं कि यहाँ पे हिमालयस का एक इंपॉर्टेंट रोल है एज ए कल्चर बिल्डअप करने का। तो इसलिए पूरे को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी। ये सब चीजें तभी आप आंसर कर पाइएगा जब आप ज्योग्राफी को एज ए इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट पढ़ के समझिएगा। जैसे डिस्कस द जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन। सर्कम पैसिफिक जोन का मतलब होता है किस जोन में ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है। ये मैप अभी नहीं लगाया वरना मैं आपको दिखाता कि कैसे जो पैसिफिक ओशियन है
यूएस के साइड अलास्का जहाँ पे है, वहाँ से लेके सर्बिया का जो मैप जुड़ता है रसिया वाला पार्ट, तो वहाँ पे एक सर्कल बनता है पूरे वर्ल्ड मैप पे। तो वहाँ पे उस रीजन में सबसे ज़्यादा वोल्केनोज आते हैं, जहाँ पे आइलैंड्स भी हैं, आपके फिलीपींस हैं या फिर जापान वाला पार्ट है, रशिया के नीचे आइएगा। तो वो सब पार्ट से लेके ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट तक, पूरा यूएसए से लेके साउथ अमेरिका वाले पार्ट। तो ये सब क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब आप उन सब चीज़ों को समझिएगा। जैसे आपसे पूछ रहा है, प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज। क्लाइमेटिक बाउंड्रीज से डेजर्टिफिकेशन का रिश्ता नहीं है। डेजर्टिफिकेशन को बहुत लोग समझते हैं कि जनरली सिर्फ जैसे इंडिया में थार जो है, राजस्थान में जो डेजर्ट है, सिर्फ वहाँ पे डेजर्ट है। नहीं, ऐसा नहीं है। लद्दाख में भी डेजर्ट, लद्दाख में कोल्ड डेजर्ट। तो नेचुरल वेजिटेशन जहाँ पे कम हो जाएगा, जो सेमी एरिड लैंड है वो सॉरी जो एरिड लैंड है वो सॉरी जो सेमी एरिड लैंड है वो एरिड लैंड में चेंज हो जाएगा, बैरन लैंड हो जाएगा, बंजर जमीन हो जाएगी। तो उससे भी डेजर्टिफिकेशन आ सकता है, लैंड डिग्रेडेशन से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बालू का ही रेगिस्तान है, इस चीज को समझिएगा। हमें ऐसा एग्रीकल्चर करना है, ऐसे केमिकल्स का यूज नहीं करना है जिससे सॉइल खराब हो। पेस्टिसाइड्स, ये सब चीजें जो हम इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर्स, ये अच्छे नहीं होते हैं सॉइल के लिए। तो इस तरह से इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है और काफी अच्छे क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछा। अब लास्ट इस वीडियो का इंट्रोडक्टरी वीडियो पे हम आते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कौन कौन सी किताबें हमें फॉलो करनी है। इतनी चीजें समझने के बाद, व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, उसके बाद कोर्स स्ट्रक्चर, सिलेबस, पीवाईक्यूज, प्रीलिम्स, मेंस देखने के बाद अगर आप अभी तक बने हुए हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि किन किताबों से पढ़ना है। सबसे पहले ये 4 किताबें दिख रही होंगी एनसीईआरटीज की। देखिए, क्लास 6 से 10th अगर आपके पास टाइम है तो आप एनसीईआरटीज पढ़ लीजिए ज्योग्राफी की। अगर नहीं है टाइम तो मैं डायरेक्ट 11th 12th पे बात कर रहा हूँ। देखिए, जिन स्टूडेंट्स के पास, एस्पिरेंट्स के पास टाइम है वो पढ़ें। एक बेसिक बहुत ईजी किताब है, तो अच्छे से आपको समझ में भी आ जाएगा। नहीं तो अगर टाइम नहीं है तो डायरेक्टली आप इन किताब पढ़ सकते हैं। खासकर इसमें ये 2 किताब जो है, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट क्लास 11th की और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें आपका फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में आपको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पता चलेगा। जैसे मैंने आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल बताया कि कैसे एयर पार्सल ऊपर की तरफ जाएगा, कैसे बारिश होती है, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं, हिमालयस का जन्म होता है, जियोसिंक्लाइन थ्योरी हो। वैसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी का ये क्लास 12th का किताब है। इसमें आपको पॉपुलेशन, डेंसिटी, रिलेशनशिप, ये सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा। वैसे ही इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी का जो ये किताब है, ये अच्छा किताब है एनसीईआरटी का। इसमें इकोनॉमी रिलेटेड चीज़ें, क्रॉपिंग पैटर्न्स हो गई, एग्रीकल्चर हो गई, ये सब चीज़ें आपकी क्लियर हो। तो हमेशा एनसीईआरटी से शुरुआत करना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी एनसीईआरटी से आ रहे हैं, आपने देखा है एविडेंस में, प्रीलिम्स में। और उसमें भी यह 2 किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे क्लास 11th की यह किताब है, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट और फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसके बाद अगर रेफरेंसेस बुक आपको पढ़ना है तो जीसी लियोंग का किताब है। पहले इस टाइप में आता था, अब इस टाइप कलर सिर्फ चेंज कर दिया है शायद। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जीसी लियोंग आपको पूरी तरीके से नहीं पढ़ना है। जब मैं बात कर रहा हूँ सॉरी जब मैं बात, बोर्ड इज नॉट एक्चुअली वर्किंग फाइन, सो पूरा वीडियो में ये दिक्कत हो रहा था। जीसी लियोंग जो किताब है आपकी, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि जीसी लियोंग में आपको सभी चीजें नहीं पढ़ना है। मैं आगे वीडियोस में आपको समझाऊंगा, जब मैं आपको लेक्चर्स लेके आऊंगा जियोमॉर्फोलॉजी में, तो एग्जैक्टली आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बतला भी सकते हैं मुझे, बनाने के लिए वैसा वीडियो मैं बनाऊंगा। और नहीं भी आप बोलेगा तब भी मैं लेक्चर्स में ऑलरेडी बताऊंगा। जैसे इसके अंदर जो है क्लाइमेट वाला जो पार्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया है। क्लाइमेटोलॉजी का जो पार्ट है, चैप्टर्स जैसे क्लाइमेट पैटर्न्स बताया है, कितने तरह के वर्ल्ड में क्लाइमेट्स हैं, ब्रिटिश क्लाइमेट हो गया, मेडिटेरियन क्लाइमेट हो गया, इंडिया में कौन सा मानसून क्लाइमेट, वो वाला पार्ट बहुत अच्छे से दिया, तो आप पढ़ सकते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा इसमें रॉक्स, सिस्मिक वेव वाला चीज़ भी अच्छा दिया है, या फिर कुछ कुछ पार्ट्स और भी अच्छे तरीके से दिए हैं। तो रेफरेंस बुक में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक आप स्टार्ट करना है आपको एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से एक बार पढ़िए, नहीं समझ में आ रहा है तो लेक्चर्स देखिए, लेक्चर्स देखकर उसे फिर से पढ़िए, तब आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। फिर आप रेफरेंस बुक्स भी पढ़ सकते हैं, साथ साथ भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पहले लेक्चर्स आप देख के समझे, फिर आप रेफरेंस बुक्स पढ़ें। और एक बार जब रेफरेंस बुक आप पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आजकल जैसा क्वेश्चन आ रहा है जीएस में, आपने देखा मेंस में बहुत एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। आपके पास अगर टाइम है तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए। तविंदर सिंह की किताब है जिसमें एक ही, देखिए आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी नहीं है, तो एक किताब है फिजिकल ज्योग्राफी की जिसमें अलग अलग चीजें, अलग अलग चैप्टर्स एक साथ ही है।
जैसे क्लाइमेटोलॉजी मिल जाएगा, जियोमॉर्फोलॉजी मिल जाएगा, ओशनोग्राफी मिल जाएगा, सभी इसी में। फिजिकल ज्योग्राफी सिर्फ इसमें कवर्ड होता है। तो ये अच्छी किताब है, ये पूरा नहीं पढ़ना है आपको जीएस के लिए, ये भी मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में आपको कितना पढ़ना है, कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको समझ में आ जाए। इसके अलावा अगर इसके अलावा पहले तो मैं बता दूं, ये एटलस से पहले ये किताब है इंट्रोड्यूसिंग फिजिकल ज्योग्राफी एलन स्ट्रॉलर की। यह जो किताब है ये फॉरेन ऑथर की है और जनरली ये किताब आपको ऑफलाइन मिलेगी नहीं। पीडीएफ अगर आपको मिल जाता है तो यह किताब जरूर पढ़िए। इस किताब में फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन यह किताब नहीं भी पढ़िए, वो भी चीज़ बताऊंगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम निकालना है तो ये किताब एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई। फॉरेन ऑथर की किताब है एलन स्ट्रॉलर की, तो उस हिसाब से लिखी गई है, पुरानी किताब है। अच्छी किताब होती है फॉरेन ऑथर, लेकिन एग्जाम निकालने के लिए आपको नहीं पढ़ना है। जिसको ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट है या जिसका ऑप्शनल है, सिर्फ वही ये किताब पर है। नहीं तो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा, और भी सब्जेक्ट्स आपको यूपीएससी में पढ़ना होता है। तो ये स्लाइड में इसलिए रखा था फॉर दोज हु आर टेकिंग ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। बहुत अच्छी किताब है, वो लोग आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपकी ओरिएंट ब्लैक स्वान की एटलस आती है, या फिर ये ऑक्सफोर्ड एटलस आती है। ये आपको रखना है फॉर द मैप्स पर्पस। कैसे मैप्स में चीजें चल रही है, कौन सा लैटिट्यूड्स कहाँ पे, लैंड लॉन्गिट्यूड कहाँ पे, कौन सा रेड सी कहाँ पे है, कौन सा गल्फ कहाँ पे, कौन सा बे ऑफ बंगाल कहाँ पे हमारा पर्शियन गल्फ है, ये सब चीजें कहाँ पे हमारी मलाक्का स्ट्रेट है। ये सब चीजें न्यूज में रहती है, जो न्यूज में रहती है उसको आप तुरंत देख लिया करें, एक नोट्स बना लिया करें। इसके लिए एटलस एक स्टूडेंट के पास रहना बेहद जरूरी है। तो होपफुली इन वीडियोस में आपको पता चल गया होगा कि क्या इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी का एज अ सब्जेक्ट, ज्योग्राफी, व्हाई वी आर स्टडिंग ज्योग्राफी, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, एंड कितना इंपॉर्टेंट ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। इन सब चीज़ों के लिए सोर्सेज भी आपको पता चला। तो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको सभी चीज़ें रखी कि क्यों ज्योग्राफी इम्पॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एग्ज़ाम निकालने के लिए क्या अप्रोच हमें रखना है, प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए क्या सॉल्व करना है। इन सब चीज़ों पे हमने बात की, एक लंबा वीडियो था। होपफुली अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर आप इसे किसी और प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, तो अपने कमेंट्स, लाइक्स आप दे सकते हैं। एंड वेरी वेरी थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अलग एक डिफरेंट लेक्चर्स में, जहाँ पर हम ज्योग्राफी के डिफरेंट मॉड्यूल्स आपके सामने लेकर आएंगे, जहाँ पे हम क्लाइमेटोलॉजी के लेक्चर्स लाएंगे, जहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी के लेक्चर्स लाएंगे, जहाँ पे ओशनोग्राफी के लेक्चर्स। तो थैंक यू फॉर